सहल साहब का मंच पर होना हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। रतन के सपूत जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी है हमेशा BBC के माध्यम से, आज भी जयपुर में और पत्रकारिता जगत में खरे सोने के रूप में जाने जाने वाले बड़े भाई श्री नारायण जी बारेठ जिले को, राजस्थानी को और गांधी साहित्य को नए आयाम देने वाले, बहुत युवावस्था में अपना नाम कमाने वाले और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी गुलाराम जी साहन साहब, संस्था के अध्यक्ष घनश्याम सिंह जी सोनी, मेरे परिवार के सदस्यों, बाल निकेतन परिवार के सदस्यों, आप सबका बहुत स्वागत। शिक्षा, चिकित्सा, रेड क्रॉस, खादी, समाज के जितने संभव प्रकल्प थे उन सब में जुड़े रहे और पूरे जीवन भर उन्होंने काम किया। और 62 के अंदर जब लोग ये जानते नहीं थे कि ITI होती क्या है, तब बाबा साहब को कन्विंस करके रतन में ITI शुरू करवाई थी। बीकानेर संभाग में पहली ITI और राजस्थान भर में जो बहुत कम संख्या में ITI थी। आज तक उस संस्था से पढ़े हुए किसी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं पा सकते। बहुत लंबे आंदोलन के बाद जालान कॉलेज बनी, जालान परिवार के माध्यम से जिले की पहली सरकारी कन्या महाविद्यालय रतन में बना। 27 के लगभग संस्थाओं में उनकी भूमिका रही और जिले की, रतनगढ़ की कोई सरकारी शिक्षण संस्था ऐसे नहीं होगी जिसमें उनकी भूमिका किसी न किसी रूप में ना रहे। 14 फरवरी 2022 को जब उनका निधन हुआ 93 वर्ष की आयु तक, उसके बाद ये विचार रहा कि पिताजी ने इतना बड़ा काम किया, उस काम को कैसे अनेक परियोजनाएं बनाई। तो लेकिन सबसे पहले ये था कि भी उनके प्रति अपना जो भाव है और जो संस्थाओं का भाव है उसको कैसे प्रेरित करें। तो उनके निधन के 1 साल बाद उड़ीसा के गवर्नर साहब के करकमलों से फर्जंद साहब न्यायमूर्ति, गोपाल कृष्ण जी व्यास, इन सब के सानिध्य में उनकी मूर्ति का अनावरण किया और अगले साल ये घोषणा की कि भी अगले साल से उनकी स्मृति को निरंतर बनाए रखने के लिए और उनके जो मापदंड थे जीवन में उनके अनुरूप काम करने वाले महानुभावों को उपाध्याय सम्मान से सम्मानित करें। पहला सम्मान गत वर्ष हुआ जिसमें नारायण जी बारेठ यहाँ बैठे हैं, प्रदीप जी शेखावत जो सूचना आयुक्त थे हरियाणा के, और हमारे पूर्व विद्यार्थी अमित ठाकर को हमने 1-1 लाख रुपए और सम्मान पत्र देके सम्मान की शुरुआत की। और बाद में दिक्कत ये आई कि अब सम्मान उनके तरह काम करने वाले व्यक्ति को देखें तो बहुत बड़ा कठिनाई का अनुभव हो रहा था। तो ये तय किया कि जो अपने क्षेत्र में प्रखरता से और निडरता से, निष्ठा से काम कर रहा है उन व्यक्तियों से हम शुरुआत करें। तो आज के दौर में जब लोग सोचने से डरते हैं, उस वक्त संपत सर साहब मंचों से बोलते हैं। मैं भी इनसे कहते हुए यही पूछ रहा था कि आपको इस चीज़ से कहीं डर नहीं लगता, कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि सत्ताएं निरंकुश होती और निरंकुश सत्ताएं देख रहे हैं कि कैसे लोग इस युग में सत्ताओं के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं। कुछ साहब इस सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो जो थोड़ा सा और पीछे जाके पढ़ेंगे तो ये सत्ताओं को जागरूक बनाए रखने के लिए, चेताते के लिए हमेशा बोलते हैं। हम आज देख रहे हैं कि हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं कि ये सत्ता से बात करें। बाकी एक साहित्यकार, एक जागरूक नागरिक, एक कवि के रूप में जो भूमिका होनी चाहिए, उसके तहत ये विचार रहा कि इनको ये सम्मान दें। और हम सौभाग्यशाली हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व को उपाध्याय सम्मान या कोई दूसरी संस्था सम्मानित करे उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व इस बात का है कि इन्होंने इसको स्वीकार किया। तो हम सब कृतज्ञ हैं आपके जो सरकारी सम्मानों को नहीं देते और अभी ये बताते कि मैं पहला सम्मान है जो ग्रहण कर रहा हूँ। तो निश्चित ही कहीं पिताजी की भूमिका रही होगी, कोई व्यक्तित्व रहा होगा, कोई बात कनेक्ट हुई है इनके साथ। और
नारायण जी बाराट साहब के माध्यम से इनसे संपर्क हुआ था। जब पहली बार मेरी फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा ननिहाल भरपाल सर है, तो मेरा ये सम्मान स्वीकार करने का आपका पृष्ठभूमि जो है वो है, लेकिन मेरा ननिहाल भरपाल सर है। मेरे नाना जी मुझे ऊँट गाड़ी में बिठा के और लेने आते थे स्टेशन पे, और हमारी माँ को जब हम नहीं थे तो माँ को तो ऊँट पे ले जाते थे, गाड़ी में नहीं होते थे इतने। तो भरपाल सर जिनका ननिहाल हो वो हमारे मंच पे हो, और इतनी बड़ी व्यक्तित्व ये सब जिले के लिए भी हमारे बहुत बड़ी है कि कृतज्ञता का भाव तक नहीं रहा। उस दृष्टि में भी लोग संबंध भी तब बनाते हैं किसी से कि क्या लाभ मिल सकता है, और लाभ पूरा होने के बाद वो संपर्क खत्म हो जाता है। हमने इस ग्रेटिट्यूड की भावना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, खुद एडॉप्ट करने के लिए जब सम्मान शुरू किया तो आप सब गवाह रहे हैं पिछली बार कि पिताजी का जो व्यक्तित्व बना उसमें ये नहीं कि खाली वो मेहनत करते थे, उनके साथी भी थे, भामाशाह भी थे जो उनके कहने में पैसा लगाते थे। 14 ऐसे भामाशाहों को हमने करकर सम्मानित किया। 3 उनके एकदम अनन्य सहयोगी जो रहे उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित किया। और अब आज जब आपको ये सम्मान अर्पण करेंगे तो इसके साथ हम मोहनलाल जी सुखाड़िया, शिवचंद्र जी माथुर, भैरव सिंह जी शेखावत, हरिशंकर जी बावरा, मानिक सिंह जी सुराना और हरिबाबू जी उपाध्याय, इनको हम वहाँ जाके इनके परिवारों को ये सम्मान कृतज्ञता स्वरूप भेंट करेंगे कि आपकी जो भूमिका, क्योंकि जिस स्तर के काम होते थे पुस्तक में आप देखेंगे कि ITI की स्वीकृति कैसे आती है। दिल्ली जाते हैं और 3 भारत सरकार के सचिव उस पर साइन करे फाइल पे, तब तो वो प्रोसेस में आती है। लेकिन हरिबाबू जी का रेफरेंस था, गुलजारीलाल नंदा ने ये कहा अपने सेक्रेटरी को 1 सेकंड के लिए बुला के कि ये जो भी काम है इनका आज काम करवा के शाम को ऑर्डर लेके जाएंगे, तो उसके बाद वो मीटिंग में चले। उन्होंने 3 सेक्रेटरी का ये तय हुआ कि हम साइन पे प्रोसीडिंग बाद में करते रहेंगे, इनको आप सैंक्शन देंगे। इन ऐसे महान भावों को हम 50 साल 60 साल बाद याद करें और उनके परिवारों के प्रति ये कृतज्ञता ज्ञापित करें जाके कि जो व्यक्तित्व बना, ये जो काम हुए उनमें उनकी बड़ी भूमिका थी। भावना जी के साथ तो हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरह बड़ी से बड़ी जगह पे कॉलेज बनी रहती थी, वो स्वीकृत नहीं होती थी। पहले रतनगढ़ी कॉलेज स्वीकृत हुई, वहाँ डायरेक्टर जो थे वो बालोतरा के थे। उन्होंने कहा कि बालोतरा के अंदर आपसे अच्छी बिल्डिंग बनी पड़ी है, विद फर्नीचर बनी पड़ी है, लेकिन इस साल ये खुलेगी क्योंकि भावना जी की इच्छा ही है। तो ऐसे विकास पुरुष के साथ उन्होंने काम किया। गर्ल्स कॉलेज की स्वीकृतियाँ, कोई ऐसा काम नहीं होता था कि जो कॉम्बिनेशन करके करें हो नहीं, तो उनके प्रति भी हमने ये कोशिश की है कि ये कृतज्ञता ज्ञापित करें। और इसी क्रम को हर साल कुछ चीज़ों को जोड़ते जाएंगे कि भी अगले साल दूसरे लोग जो मदद करते थे उनको साथ देंगे। उस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि में सबसे पहले हम लोगों ने राय करके कुलदीप जी से बात की, एक इंटरेक्टिव बोर्ड की योजना लेके आए कि भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं को जब मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा के स्तर को सुधारने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो सकते। और शुरुआत में इच्छा ये थी कि भी रतनगढ़ में 5-10 बोर्ड से शुरू करेंगे और रतनगढ़ को अच्छा बनाएंगे, लेकिन भामाशाहों की बहुत मदद रही कि आज चूरू जिले की 7 तहसीलों में से 5 तहसीलों के 200 से ज़्यादा विद्यालय सब स्कूलों में उसके साथ दूसरा काम शुरू किया कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें डॉक्टर अच्छे हैं, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं तो लोगों को रतन के स्तर पर चिकित्सा प्राप्त हो सके। उस दृष्टि से अभी ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट यहाँ शुरू करवाया और अभी मार्च या अप्रैल में जाके जनरल सर्जरी, गायनिक, फिजियोथेरेपी, एनेस्थीसिया, इन सब से जुड़ी हुई करीब 1.25 करोड़ रुपए की मशीन की स्वीकृति मेरे पास आ चुकी भामाशाहों की। कुछ क्रियान्वयन बाकी है तो अगले 1-2 महीने में पूरा होगा। इन ब्लॉक के लगने के बोर्ड के लगने के बाद तारानगर और विद्यासर 2 ऐसे ब्लॉक बन चुके हैं जो पूरे हिंदुस्तान के पहले तहसीलें हैं जिनमें सभी शिक्षण संस्थाओं में इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई होगी। और जल्दी जब सरकार से साधन को हम मिलेंगे तो पूरा जिला जो है ये पहला जिला बनेगा जिसमें ये काम कर पाएगा। बोलने के लिए संपत सर साहब हैं, नारायण जी हैं, हम सब इनको सुनेंगे।
आप सब पधारे, इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। आप सबके सम्मान में इस कार्यक्रम के बाद में गांधी बाग केंद्र में अल्पाहार का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे आप नाश्ते के लिए भी पधारे। सरपंच साहब और मंच सतीशों से मिलना भी आपका वहाँ आराम से होगा, परिचर्चा भी कर पाएंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपने लिखा है कि वो आज इस संसार में नहीं है, मगर अपनी जीवन यात्रा के मार्ग पर मानवता, सेवा और परोपकार के निशान छोड़ गए हैं। उनका चरित्र मानवता को अच्छाई और सच्चाई की प्रेरणा देता रहेगा। स्वर्गीय चंपालाल उपाध्याय एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने इस मरुस्थल की रुपहली मिट्टी पर अक्षर ज्ञान की कभी न मिटने वाली इबारत लिख छोड़ी है। कभी यह रेगिस्तान और भी विकट था। यह उनका योगदान ही है कि इस क्षेत्र में खड़ी शिक्षण संस्थानों की इमारत कभी अपनी प्रशस्ति की कामना नहीं रखी। वे ऐसे इंसान थे उन्होंने जब जीवन यात्रा प्रारंभ की, वे स्वयं सुख समृद्धि का मार्ग चुन सकते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने क्षेत्र और परिवेश को शिक्षा से वंचित देखा, अपने जीवन को तालीम के नाम समर्पित कर दिया। अपने विद्यार्थी पद है सम्मान के लिए हम सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ माननीय श्री संपत सर साहब। मैं चाहूंगा बहुत जोरदार तालियों के साथ हम संपत सर साहब संपत जी लेखक सरल रस्ते काव्य महान सृजन प्रेरणादायी का हम करते हैं गुणगान। हर्षित हृदय प्रफुल्लित मन से सब करते बहुमान उपाध्याय सम्मान आपको अर्पित है श्रीमान। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें सम्माननीय श्री संपत सर साहब का, जिनको सुनने के लिए दूर दूर तक लोग दावे रहते हैं। एवं देश में ही विदेश में भी आपने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। आप हास्य भी करते हैं और हास्य बुलाने से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया था, कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में यह उपाध्याय सम्मान परिवारजनों के पास पहुंचाया जाएगा। उस सूची में श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिवचरण जी माथुर साहब पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और माननीय श्री हरिबाबू जी उपाध्याय साहब पूर्व शिक्षा मंत्री। आप सभी का उपाध्याय साहब के व्यक्तित्व विकास में और उनके हर कार्य में सहयोग के रूप में विशेष सहयोग रहा था। आप सभी के प्रति कृतज्ञता। चंपालाल उपाध्याय साहब ने याद करूं और श्रद्धांजलि अर्पूं मारी और रतनगढ़ में बढ़मो कि रतनगढ़ एडो बड़ भागी पूत पैदा करो जैसे नए इलाके में आखी बीकानेर अंचल में आपको नाम और जस कमायो। छात्र संघ टाइम ले गए छिकड़ले टाइम ताणी सामाजिक सक्रियता बनाए राखी और जका सिद्धांत जका ध्येय जकी रीति और नीति ले गए टापरपणा में आप चाले हा पांच सिद्धांतां ऊपर छिकड़ले ताणी निभाव कर पछा में बधाई अर्पूं आदर जो संपत सर साहब ने कि आप छेकड़ राजीव जी के कब्जे में तो आया। मोकली उपाध्याय सम्मान की आपने बधाई। और मानजोग बारट साहब अपनी धरती का सपूत है, आपने सुनता रहे हाँ जका रेडियो से जुड़ेड़ा है, BBC लंदन से जुड़ेड़ा है, जका तो शायद देश भर दुनिया भर का लोग नारायण बायट की पत्रकारिता ने, नारायण बायट की आवाज़ ने और शैली ने जाने पिछाने संयोग से अशोक गहलोत अकादमी में भेज दिया। कोई कार्य योजना के संबंध में विभाग सचिवालय में चक्कर काटते बगैर राजस्थान भर के साहित्यकारा पर एक योजना बनाने में मन हो। स्वाभाविक बात है कि अधिकारी और CMO पैर पोता देखे का योजना है तो योजना में कितो बजट लाग
फंड की तो चाहिए वो योजना तो बहुत अच्छी बात है। बड़े घूमते हुए तो पूछो के योजना की बात बताओ कि राजस्थान में साहित्यकार किताब है मैं बात की सत्ता के सामने खड़े हो आंख मिला के बात करनी हो वर्ग हुआ है। अगर वो आपकी भी मौलिकता नहीं होती और फिर वो कहे कि मैं साहित्यकार हूँ पत्रकार हूँ तो आप मानने में को नहीं आवे वो मरेगा सम्मान भी हुआ माफ कर जो। और मैं 4-5 लोग कौन जिंदा हा आपा सगड़ा जाना हा और आज ई पंडाल माता सौभाग्यशाली हाँ कि 5 लोगों में 2 जिंदा लोगों के बीच ना पा संपर्क चल की आवाज लैला 10-11 साल में जी ढंग गूंजी है शायद भारत के कौन सही कवि और साहित्यकार की आवाज को नहीं गूंजी होगी। बेबाकी सुन के सत्ता ने सवाल करना चाहिए बेबाकी की सुन के सत्ता की खामियां उजागर करनी चाहिए वो काम संपत सरल कर दे रहे वो काम नारायण पाठ कर दे रहे और वो काम कर रहे नहीं है। यहाँ चंपालाल जी के सिद्धांत की बात करेंगे 30 साल चंपालाल जी कॉलेज में पढ़ते जो तो संपर्क है किशोर जी कल्पनाकांत सीताराम जी महर्षि गजानंद जी वर्मा मिलन आया फिर चंपालाल जी उपाध्याय की जबकि संगत जुड़ी बे संगत में 20 साल तो कम है हमारी आंखा चंपालाल जी ने देखा बी ढंगुई संपत जी ने भी देखे हाँ। मैं एक बात सार्वजनिक करना चाहूँ संपत जी अब पूर्व अध्यक्ष कर सका हाँ 4-5 जिंदा लोग मेरा मन हो गया अकेडमी में मौका मिले 100 गलत मौका दिए उदारता में 100 गलत काम करने के लिए ताकत दे रही है तो 4-5 लोगों ने मान सम्मान देने के आप फर्ज बने। अकादमी कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित थी और मैं संपत सर जी ने फोन करो बारेक साहब आप जानो प्रक्रिया में मैं कहो संपत सर साहब सहमति दो आप मैं एक हंकारो करवाने के लिए आपको फोन करूँ मेरो मन है कि मैं एक प्रपोजल एक प्रस्ताव कार्य समिति में रखूं कार्य समिति का अगर जज है तो कार्य समिति भी अनुमोदन करे और मेरो मन है कि अकादमी में विशिष्ट साहित्यकार सम्मान जो 51,000 रुपया में है मेरे लिए आप हंकारो करो और मैं वो प्रस्ताव है जो कार्य समिति में रखूं पास करे नहीं करे कार्य समिति जाने एक साहित्यिक मन नहीं हो कि संस्था हो एक चेयरपर्सन को प्रस्ताव हो और मैंने उम्मीद ही कि कार्य समिति में आप रखना तो वो प्रस्ताव तो स्वीकार होना ही होना हो पर संपत सर जी तुरंत फोन पर कहो कि दुलाराम जी माफ करो मैं सरकार के खिलाफ बोलने आदमी हूँ भलाई बात हो गहलोत की सरकार और भलाई बात नरेंद्र मोदी की सरकार हो और अकेडमी एक सरकारी संस्थान है सरकारी संस्थान में पुष्कर पढ़ो इन दौर में मैं सहज स्वीकार को नहीं करूं थे भलाई चूरू बुला के मैंने कि तो सम्मान दे दियो लेकिन माफ करिए ओ नाम है संपत सर्व जन के जानो हो गए सम्मान पुरस्कार आने के लोग है अखबारबाजी मुख्यमंत्री ने सिफारिश ले लेके बेरो ने के टिकटम करके जी माने सम्मानित करो माने सम्मानित करो माने सम्मानित करो स्थितियां वो दौर है जो चाल रहे हैं जो लोग छोटे सा सम्मान के लिए पद्मश्री के लिए या पद्म भूषण के लिए आपको सर्वस्व जीवन समर्पण नैतिकता समर्पित करके सत्ता शरणम के पुरस्कार ले जावे भी दौर में एक संपत सब कहे कि ना जी मैंने माफ करो भाई भलाई बात सरकार अशोक गहलोत की सरकार है भलाई बात नरेंद्र मोदी की सरकार है और मेरो धर्म है कि इस बोको आयो तो मैं सरकार के खिलाफ में बोलूंगा फिर थारा पुरस्कार को मान सम्मान को नहीं रह सके। तो राजीव जी आदमी ने सम्मानित करो फोन करो मैं कहो बहुत ही शानदार बात है संपत सर ने पकड़ तो दियो बोले पकड़ा क्यों को नहीं हमारे गांव को भांजो है पकड़ने को तो हमारा हक भी मैंने रतन की धरती उर्वरा है और मैं तो कहो बोलो संपत सर जी ने पूछ रहे भाई कौन सो काम मान रहे हो बोलो अटका को साहबा बाजरे की ताकत है जो थाने बोलने मातो देव है नारायण पारण जी रतनगढ़ के बाजरे की ताकत है जो जयपुर में बैठ के बोले और संपत जी थारी माँ को भी धरती को बाजरों खाए कि बाजरे के खून सुनते बने रहो तो ताकत थाने शुरू हो गया चलो की बात है बहुत खुशी की बात है और खासकर मेरा तो मोह राजू जी के लिए हो क्या नारायण जी ने सुनने का मौका भी मिल सी संपत जी ने भी सुनने का मौका मिल सी अब रतनगढ़ चला दोनों ने सुनाना भी और खासकर
चंपालाल उपाध्याय जी ने याद भी कराना। मैं सागे सागे गांधी दर्शन समिति का मुकुंदाराम जी अनुवत जी बैठे हैं, मैं माने भी याद करूं। और घनश्याम जी, सोनी जी संस्था का जगह चेयरपर्सन है, कुलदीप जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हो। मैं सगड़ा ने याद करता था, रतनगढ़ का सगड़ा नागरिक, गांधी निकेतन परिवार का सगड़ा स्टाफ और टापरा सगड़ा का धन्यवाद दूँ और मोकड़ी बधाई दूँ संपत्ति आप मौजू और चंपालाल जी उपाध्याय ने निमन को धन्यवाद। आप प्रतीक्षा रखें इसी धरती के जन्मे जाए रतनधरा के हीराली रतन और राजस्थान में बीबीसी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले पत्रकारिता के प्रोफेसर और राजस्थान के पूर्व सूचनायुक्त के रूप में प्रति माह औसतन 400 मामलों का रिपोर्ट बनाने वाले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान्य श्री नारायण जी बारट साहब को निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। सम्मान्य श्री नारायण बारट साहब। इतिहास की तंग गलियों में झांक कर देखते हैं तो मंजर याद आते हैं। जब यहाँ कोई साया न था, कोई दरख्त न थे, बियाबान रेगिस्तान था, न सड़कें थी न पानी था, एक दरख्त जिसकी पनाह में तालीम ने समर्थन पाया वो चंपालाल उपाध्याय थे। मैं उनकी स्मृति को, उनकी कीर्ति को नमन करता हूँ। इस समारोह के मुख्य अतिथि संपत सरल साहब, वो जीवनदार कवि हैं, सत्ता से सवाल पूछने की क्षमता रखते हैं। जब आवाज़ें खामोश है तो उनकी आवाज़ बहुत जोर से सुनाई देती है। उनको विप्लव और विद्रोह के कवियों की धरती पर, योद्धाओं और योजनाकारों की धरती पर, धन्ना सेठों की धरती पर, किसानों की धरती पर उनका मैं सर झुका के सलाम करता हूँ। गुलाराम सारू साहब साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे और अच्छा काम किया है। घनश्याम जी, उनको मैं आदर से याद कर रहा हूँ। और स्वर्गीय उपाध्याय जी की विरासत, राजू उपाध्याय जी, अशोक उपाध्याय जी, और साथ ही जयपुर से आए हमारे साथी जो फाइन आर्ट के अच्छे आर्टिस्ट हैं, चंद्रशेखर, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पत्रकारिता और साहित्य का रिश्ता बहुत पुराना और बहुत गहरा है। हिंदुस्तान में इसकी बुनियाद 1936 में गुजरात में जब गुजराती साहित्य परिषद ने अधिवेशन किया तो महादेव देसाई ने कहा कि पत्रकारिता साहित्य का एक अंग है, उसको इस रूप में अपने यहाँ जगह दे दें। और महात्मा गांधी ने जब हरिजन अखबार शुरू किया तो उस वक्त के बड़े साहित्यकार वियोगी हरि को अपना संपादक बनाया। हमारे फ्रीडम फाइटर बड़ी तादाद में साहित्यकार थे, गांधी साहित्य के रूप में याद करते हैं। भगत सिंह क्या उम्र थी 25 साल की, जो कहते थे कि मेरी कलम मेरा मिजाज जानती है, मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब दिखा जाता है। आगे साहित्यकार थे, पत्रकार भी थे। जब बिहार में सूखा पड़ा और मानवता कड़ा रही थी तो दिल्ली को छोड़ के वो बिहार के गांव देहात में घूमे और फणीश्वरनाथ रेणु उनके साथ थे, वहाँ से रिपोर्टिंग की। ये रिश्ता है। हमें याद होना चाहिए कि जब भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू एक समारोह में थे और जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे दिनकर उनके साथ थे। जब वो लड़खड़ाने लगे, दिनकर ने उनको सहारा दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि शुक्रिया दिनकर जी। राष्ट्र कवि ने पलटकर कहा कि चिंता मत करो, सियासत जब भी लड़खड़ाएगी साहित्य उसको सहारा देगा। लेकिन जो साहित्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शामियाने में लिखा जाता है, जो कॉरपोरेट की छत्रछाया में लिखा जाता है, जो सरकार की सरपरस्ती में लिखा जाता है, वो भटकी हुई गिरी हुई सियासत को सहारा नहीं, एक धक्का जरूर दे सकती है। जो किंगफिशर के साये में लिखे जाने वाला साहित्य है, वो राजनीति को अच्छा करने में मदद नहीं कर सकता। इंडोनेशिया के एक साहित्यकार बुइरा ने कहा कि जब पत्रकारिता खामोश हो जाए, साहित्य को हर सूरत में बोलना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता तथ्य की बात करती है, साहित्य सत्य की बात करता है।
और साहित्य क्या है? रस्किन बॉन्ड ने जो बड़े साहित्यकारों ने बयान किया कि जो सुंदर हो, जो सर्वहितकारी हो, जो सच्चाई से परिपूर्ण हो, जो आम आवाम के काम आए, वो साहित्य है। और ये तो पूर्व की बात है। पश्चिम के एक बड़े अंग्रेज कवि मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा कि पत्रकारिता क्या है? एक जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य है। एक पत्रकार जब एक प्रति लिखता है वो बहुत जल्दबाजी में लिखता है, लेकिन उसकी राइटिंग में एक साहित्य की वानगी आती है। पर आज हम जानते हैं कि अखबार और मीडिया क्या पेश कर रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं रोज़ मीडिया के बदलते हुए रंग देखता हूँ। कभी उनको माफिया, कभी बिल्डर के संग देखता हूँ। कल उसने हिंदू मुस्लिम पर बहस कराई थी, आज मैं भाई भाई के दरमियान जंग देखता हूँ। कौन कहता है कि कुएं में है, अब मैं बादलों में भंग देखता हूँ। मीडिया के रोज बदलते रंग देखता हूँ। मीडिया धरती की सबसे ताकतवर इकाई है। वो नायक को खलनायक, खलनायक को नायक बना सकती है। लेकिन आज हम ऐसे दौर में हैं कि मीडिया का काम लोक शिक्षण का है। जो गणेशशंकर विद्यार्थी कहते थे पत्रकार को प्रमाण में भी लिखना चाहिए, परिणाम में भी लिखना चाहिए। आप जानते हैं कि जो आपके पास 25 पेज का अखबार आता है वो हम 5 रुपये में आपको देते हैं, और उसकी कीमत 25 रुपये है। बाकी 20 रुपये हमें कौन देता है? बिल्डर देते हैं, नेता देते हैं, माइनिंग वाला देता है, कॉर्पोरेट देते हैं। तो आप उनकी कई बातें छापते हैं। अखबार सच न कहे तो अखबार क्यों निकले? जब 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो का आह्वान किया और इसी धरती से रिश्ता रखने वाले रामनाथ गोयल का इंडियन एक्सप्रेस अखबार निकालते थे, तो अंग्रेज ने आदेश दिया कि कोई फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं छापेगा अखबारों में। तो गोयनका जी ने एक संपादकीय लिखा और कहा कि जब हम अपने रहनुमाओं, अपने मकबूल लीडरों के नाम नहीं छाप सकते, तो ऐसे में अखबार छापने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं फिर छापूंगा तो वो कागज हो सकता है, वो इंडियन एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा कि उन आंखों को तरस थी, पर काली कोई काजल नहीं होता। प्यासी धरती आसमां को निहार रही थी, पर धुआं कोई बादल नहीं होता। कागज तो रोज छपते हैं, हर कागज अखबार नहीं होता। हम समाज का मिजाज बनाते हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने तनाव का, हिंसा का, उत्तेजना का, आक्रामकता का भाव भरा है और हमने शिक्षा को चौपट किया है। भारत में 24 करोड़ विद्यार्थी स्कूलों में जाते हैं, 14 लाख स्कूलें हैं, 98 लाख टीचर हैं, लेकिन 1 लाख स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चलते हैं। 13,000 स्कूल ऐसे जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है लेकिन टीचर है। उसमें राजस्थान के 2,000 विद्यालय हैं। तो जब हम तालीम को चौपट कर देंगे तो हमारा समाज खराब बनेगा। जो पिछले 1 दशक में हमने जो उत्तेजना, भाई भाई के दरमियान अदावत का माहौल बनाया है, वो हमारे परिसर में दिखाई देने लगा, कक्षाओं में दिखाई देने लगा है। उदयपुर में एक विद्यार्थी ने अपने एक सहपाठी की हत्या कर दी, क्योंकि उसमें एक धार्मिक मुद्दा था, इसलिए मुद्दा उछला, लेकिन वो अकेली घटना नहीं है। उसके बाद फिर एक विद्यार्थी चाकू लेकर आया। दौसा में 2022 में एक सरकारी स्कूल में तलाशी ली गई, एक विद्यार्थी के थैले में कट्टा मिला। कोटपुतली के स्टूडेंट ने टीचर को गोली चला दी। और इस साल शुरू हुआ तो दिल्ली में शकरपुर की सरकारी स्कूल में 9वीं के ईश गुप्ता को उसके सहपाठी ने स्कूल प्रांगण में मार दिया। उसके 3 महीने पहले उसी दिल्ली में बसंत विहार में चिन्मय स्कूल में एक प्रिंस नाम के लड़के, जिसका पिता प्लम्बर था और अपने बेटे में किसी वैज्ञानिक और अफसर होने का ख्वाब देखता था, एक दूसरे विद्यार्थी से कंधा टकरा गया, इसलिए उसकी हत्या कर दी। ये क्रम यही नहीं रुकता है। छतरपुर में सरकारी स्कूल में सुरेंद्र नाथ सक्सेना प्रिंसिपल थे, एक बच्चे को टोका, उसने अगले दिन आके गोली मार दी। आसाम के शिव सागर में केमिस्ट्री पढ़ाते हुए राजेश बरुआ को उसके विद्यार्थी ने गोली मार दी। वो इमारत के दीवारें
जहाँ स्याही की खुशबू हम महसूस करते थे, वहाँ खून के छींटे और धब्बे हैं। हम ऐसे तो नहीं थे। हम याद करें 47 में जब डूंगरपुर की सरकार ने अंग्रेज के कहने पे आदेश निकाला कि कोई भी आदिवासियों को पढ़ाएगा नहीं, तो हमारे आज़ादी के सेनानियों को पढ़ाने गए और एक दिन पढ़ाते हुए पाए गए तो पुलिस आई, शिक्षक को पकड़ा और ट्रक के पीछे बांध के रस्सी से घसीटा। 14 साल की उसकी विद्यार्थी कालीबाई ने देखा, वो दराती लेकर दौड़ी और काटने लगी तो पुलिस ने चेतावनी दी और गोली चला दी। उस बच्ची की हत्या कर दी और उसके अपने शिष्य को आज़ाद करा दिया। एक रिश्ता ये है, एक रिश्ता आज हमने बताया। हम 5000 साल से हैं, हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन इन 5000 साल में पहली मर्तबा राजस्थान के शिक्षा मंत्री को एक आदेश जारी करना पड़ा कि सरकारी स्कूलों में कोई चाकू लेके नहीं आएगा। आप कहाँ ले आए? इसका इलाज विद्यार्थी के हाथ में नहीं है, अभिभावकों के हाथ में है, देश के नेताओं के हाथ में है। जब आप उत्तेजना का भाव भरेंगे तो यही होगा। हिंसा हमारे घर घर में आ गई है। कोई मकाम ऐसा नहीं बचा है जहाँ हिंसा न होती हो। अस्पताल, देवालय, स्कूल, ड्राइंग रूम, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ हिंसा न हो। 4 दिन पहले 80 साल के चंद्रशेखर जनार्दन उद्योगपति आंध्र प्रदेश में, उनको उनके दोहिते ने मार दिया। 70 चाकू मारे। आप नफरत की इंतहा देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 70 चाकू मारे। अमेरिका से पढ़ के आया हुआ लड़का है। और 1 साल पहले भीलवाड़ा में कंप्यूटर इंजीनियर किया हुआ लड़का सुनील बिश्नोई अपनी मां मंजू को 83 चाकू मारे। ये पढ़ा लिखा समाज है। हमने कैसे इंसान पैदा किए हैं। और उस दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पालघर में एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का, आदिवासी का लड़का, जिनको हम कम समझदार कहते हैं, वो माँ को देखता था कि रोज पानी लेने जाती है। उससे सहन नहीं हुआ, उसने अपने हाथों से कुआं खोद दिया माँ के लिए। एक वो समाज। हमारे व्यवहार का प्रभाव जंगली जानवरों पे आ गया है। कुत्ते हमें काटने लग गए हैं और अखबारों में हम रोज छापते हैं कि कुत्ते हिंसक हो रहे। कुत्ते नहीं, हम हिंसक हैं। कुत्ता हमारे साथ 5000 साल से। जब युधिष्ठिर जा रहे थे जन्नत में, उन्होंने अपने श्वान को साथ ले जाने की जिद की और कहा कि कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये हमारे रिश्तों की बानगी है। और अभी जोधपुर में एक MBBS के और डॉक्टर एक कुत्ते को अपनी गाड़ी के पीछे बांध के रस्सी से घसीटता है। जयपुर में 3 घटनाएं हुई। इंसान ने कुत्ते को कुल्हाड़ी से काटा है। उज्जैन में 6 कुत्तों को तेजाब से डाला गया है। हिंसक हम हो रहे हैं या जानवर हो रहे हैं? और इसी के बरक्स छत्तीसगढ़ के मुंगेरी में एक व्यक्ति जा रहा था। उसने झुरमुट में एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। उसने जाके देखा, हैरान रह गया। एक फीमेल डॉग, उसके 4 डग और पास में एक दूध मुही बच्ची लेटी थी। उस फीमेल डॉग ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया और पूरी रात चौकीदारी की और तब तक पहरेदारी की जब तक कोई उसको इंसान लेने न आ जाए। और जब भीड़ इकट्ठी हुई, फीमेल डॉग का अभिवादन किया, सबका सर झुका था उसके सम्मान में। जब ले जाने लगे तो उस फीमेल डॉग ने कहा होगा, बेटी हम तो जानवर हैं, कुत्ते हैं, आगे इंसानों की बस्ती है, सावधान। हम कितना दोहरा जीवन जीते हैं। एक तरफ भजन कीर्तन, रोज कथाएं हो रही है, मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है और हर दिन 18 बच्चों को दहेज की बलि विधि पर चढ़ा के मार देते हैं। 90 लड़कियां बलात्कार की शिकार होती है। फिर आपका धर्म किस काम का? क्यों ज्ञान पूजा दीक्षा करते हो? हमारा पाखंड है। हजारों साल पहले जब युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि धर्म से बड़ा क्या है, उन्होंने कहा दया, करुणा। करुणा क्या है? सबके सुख की कामना करना, उसमें अपना पराया नहीं है। आज हमने करुणा का खात्मा कर दिया। पश्चिमी विद्वान ने कहा कि इंसानी संवेदना की मौत किसी संस्कृति के क्रूर होने की सबसे पहली निशानी है। क्रूर होते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। और आखिर में कहूँगा कि हिंदुस्तान की रूह उस भारत को ढूंढ रही है जहाँ तुलसी के बोल गूंजते थे कि दया धर्म का मूल है। भारत
शोध मार के उस भारत को खोज रही है जो कहता था कितने पावन है लोग यहाँ, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ऐसे भारत को खोज रही है। जो कुछ हो रहा है वो आपका हमारा नुकसान है। और सब पाखंड देखता हूँ मैं, जो साहित्य के सम्मेलन होते हैं, 70 साहित्य सम्मेलन होने लगे भारत में। 4 लाख लोग आते हैं जयपुर साहित्य सम्मेलन में। किताबों की दुकानों में भीड़ उमड़ती है। अगर इतना ही किताबों से प्यार है, साहित्य से प्रेम है, तो हमारे समाज में हिंसा क्यों है, अन्याय क्यों है, भेद क्यों है? इसका मतलब हम कुछ छूट रहे हैं। तो जब आप संसद को सुन के लौटे तो इन सवालों पे गौर कीजिए। इनमें अद्भुत क्षमता है। जब सारे कवि सत्ता के शामियाने में ताली बजाने में मशगूल हों, तब कोई एक आवाज़ सुनाई देती है जो सत्य और न्याय की बात कहती है। आजकल हास्य का मतलब फूफड़ता कर दिया गया है। इनके रचनाओं में एक गंभीरता है। सवाल पूछते हैं और हर तानाशाह साहित्यकार से डरता है, पत्रकार से डरता है, शिक्षक से डरता है, लेखक से डरता है, वकील से डरता है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। और आजकल सवाल पूछने पे हाकिम लोग नाराज होते हैं। वो नाराज होते हैं जो उम्र भर पूछते रहे सवाल, उनसे पूछा तो बच गया बवाल। आप सोचिए कि हमारी सारी सिद्धियां, प्राप्तियां, वो सब सवाल से पैदा हुई है। अगर सवाल नहीं होता तो संसार के हाथ में गीता जैसा ग्रंथ नहीं होता। सबसे अधिक सवाल पूछने वाला अर्जुन है। अर्जुन सवाल पूछता है और कृष्ण उसका जवाब देते हैं। हमारे पास एक प्रश्न उपनिषद भी है। अगर उस भरी महफिल में द्रौपदी अन्याय का प्रतिकार करते हुए सवाल नहीं पूछती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वो खामोश रह जाती, जुल्म को सह लेती तो चीज़ें दफन हो जाती। उसने सवाल पूछा कि ये नाइंसाफी क्यों है, ये सभासद खामोश क्यों है, ये 5 पांडवों के शौर्य को क्या हो गया है। फिर सवाल पूछे चित्कार के साथ में। और सवाल नहीं होते तो बालक बुद्ध नहीं बनता, वो एक बालक रह जाता। उसने कदम कदम पे सवाल पूछे कि संसार में दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है, वेदना क्यों है, भेद क्यों है। इसलिए आजकल सवाल पूछने को बुरा माना जाता है। अगर सवाल मर जाते हैं तो वो समाज मर जाता है। मैं इतना ही कहूँगा। संपत सरल के साथ मन साझा करना मेरे लिए बाइस फख्र है, इज्जत की बात है। उनके सम्मान का साक्षी बनना भी मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पुनः उनका सर झुका के सलाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार सम्माननीय बारिक साहब। आपने अपने मन की पीड़ा और व्यथा को किस तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, हम सबको सोचने पर मजबूर किया। और आज का ये आयोजन एक तरह से बड़ी साहित्य संगोष्ठी के रूप में भी मुझे नजर आ रहा है। मंच उपस्थित मानव, मैं कम समय लेकर अपनी बात कह रहा हूँ। चंपालाल जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ बनाई हैं मैंने। कुंडलिया छंद है तो बुद्धि प्रखर वाणी मधुर, उर में हृदय विशाल, उपाध्याय परहित निरत, श्रीयुत चंपालाल। श्रीयुत चंपालाल सजगमति धीर तपस्वी, नगर शिरोमणि मिलनसार, अति नम्र यशस्वी। जन मन प्रिय मानवतावादी, सर्व सुपरिचित, शिक्षा विस्तारण के क्रम में सदा समर्पित। साधक चिंतक निश्चयी, नैतिक परम सुजान। साधक चिंतक निश्चयी, नैतिक परम सुजान, ओजस्वी आलोकमय, अनुशासित गतिमान। अनुशासित गतिमान, विमल वैचारिक धारा, गांधी चिंतन से अनुप्राणित जीवन सारा। सौम्य स्वरूपी, शिक्षा नभ के निपुण विहंगम पक्षी। सौम्य स्वरूपी, शिक्षा नभ के निपुण विहंगम, कर्मनिष्ठ कल्याण परक, सुगुणों के संगम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विद्या श्री बालकृष्ण जी दोस्तों केवल नगरवासी नहीं, आसपास के क्षेत्रों से लोग पधारे हैं आपको सुनने के लिए। आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन और निवेदन है। उपस्थित महानुभावों का सादर अभिवादन। स्मृति से शिक्षाविद चंपालाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित उपाध्याय सम्मान के माध्यम से मेरे लिखे कहे को रेखांकित करने के लिए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले और श्री गांधी बाल निकेतन परिवार रतनगढ़ का आभार। व्यंग्य लेखन के माध्यम से मैं कुछ भी अप्रत्याशित या अनूठा नहीं कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जो मुझसे पूर्व के व्यंग्य लेखकों ने किया और हर विसंगत दौर में एक प्रतिबद्ध व्यंग्य लेखक को करना चाहिए। वर्तमान समय व्यंग्य लेखन के लिए अधिक उर्वर जरूर है, लेकिन व्यंग्य लेखकों के लिए चुनौतियां भी पहले की तुलना में बड़ी हैं और बढ़ी हैं। वस्तुतः अपने या पाखंडियों का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे तो सदा से शानदार रहा है, लेकिन अंधाधुंध उदारीकरण ने उसमें 2 सितारे और जड़ दिए। जूते पाखंडियों के हाथों में थमा दिए और पैरों में घुंघरू बांध दिए। फलतः पाखंड आक्रामकता और निर्लज्जता की त्रिवेणी उफान पर है। दरअसल नेपथ्य से डोरियां हिलाते कॉरपोरेट की पड़ताल किए बिना राजा, दरबारी, काजी, कोतवाल, प्रजातंत्र की कठपुतलियों का खेल नहीं समझा जा सकता। समस्या की जड़ें सब कुछ के कॉरपोरेटीकरण में है, जिन्हें खाद पानी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन से मिलता है। भारत में देसी विदेशी कॉरपोरेट की आवाजाही के अब तक 4 चरण रहे हैं। पहले पहल पीवी नरसिम्हा राव ने शिल्पी मनमोहन सिंह के हाथों लकड़ी का नक्काशीदार किवाड़ों वाला एक द्वार बनवाया। जैसे ही कोई कारपोरेट साइकिल खटखटाता, उठकर किवाड़ खोल दिए जाते। तत्पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ उस द्वार को चौड़ा किया, बल्कि लकड़ी के किवाड़ उतारकर स्वतः खुलने वाले शीशे के पल्ले लगा दिए। कॉरपोरेट के सामने खड़े होते ही पल्ले स्वतः खुल जाते। पुनरागमन होने पर मनमोहन सिंह ने द्वार के स्वतः खुलने वाले शीशे के पल्ले तो हटाए ही, उसके विपरीत दिशा में वैसा ही पल्ले रहित एक और द्वार बनवाया, ताकि कॉरपोरेट्स इधर से घुसे और उधर को निकल जाएं, उधर से घुसे और इधर को निकल जाएं। रही सही कसर नरेंद्र मोदी ने चारों दीवारों में बिना अवरोध वाले 4 राष्ट्र के विकास द्वार बनाकर पूरी कर डाली। 2014 से कोई भी कॉरपोरेट जय श्री राम बोलता हुआ कभी भी किधर से भी घुसता है और जय श्री राम बोलता हुआ कभी भी किधर को भी निकल देता है। बाजार पर चीन का कब्जा है और दिमागों पर अमेरिका का। हाँ, तमाम नफा नुकसान के बीच यह खूब हुआ कि दशकों से दिन रात स्वदेशी, सोने की चिड़िया, विश्वगुरु वगैरह की हाँक लगाने वाले राष्ट्रवादियों के मुखौटे उतर गए। जो कभी जिन मुद्दों के विरोध में लाठियां घुमाते थे, अब बेचारों को उन्हीं मुद्दों के समर्थन में लाठियां घुमानी पड़ रही। दृश्य बड़ा हास्यास्पद है। सुविधा भोगी राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले रहे। प्रवचनकार और मंचीय कवि पार्टी विशेष के फुल टाइम स्टार प्रचारक बन चुके। दुनिया को मिट्टी का खिलौना बताने वाले बीच बाजार सोने चांदी के खिलौने से खेलने में रहता है। राजनीति का एकमात्र उद्देश्य रह गया है, राज बना रहे, नीति जाए पहाड़ में। बड़े मीडिया घराने सत्ता की आरती में शंख बजाते बजाते डभौर शंख में कन्वर्ट हो गए। ऐसे में कोई व्यंग्य लेखन नहीं करे तो क्या करे। आपने सम्मानित कर मेरी लेखकीय जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। प्रयास करूंगा कि अपनी लेखकीय जिम्मेदारी की कसौटी पर खरा उतरता रहूं। आप सबका पुनः आभार। इस मौके पर 2 लघु कथाएं मैं आपको सुना देता हूं।
मैंने दूलाराम सारंग जी को दरअसल साहित्य अकेडमी के 51,000 रुपये के पुरस्कार के लिए मना नहीं किया, क्योंकि वो पुरस्कार किसी सरकार का नहीं होता है। साहित्य अकेडमी का पुरस्कार तो जनता का होता है, लेकिन ये समय दूसरा है। वो जनता का पुरस्कार भी सरकार का पुरस्कार ठहरा दिया जाता है। इसलिए मैंने विनम्रता से उनसे कहा कि जब समय आएगा तब देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि इस समय मैं जनता की आवाजों पुरस्कार लेने के बाद भी पार्टी विशेष की आवाज मान लिया जाऊंगा। मैं बड़ा सतर्क रहता हूँ। मुझे आज भी उपाध्याय जी ने पूछा था, और हर कवि सम्मेलन में मैं जाता हूँ प्रोग्राम में, मुशायरे में, तो एक पहला सवाल ये किया जाता है, आपको कभी कोई धमकी नहीं मिलती? मैंने कहा मेरे साथ ये समस्या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता, किताबें वो नहीं पढ़ते। कोई छुटपुट इस तरह की बात होती है तो भी मैं नजरअंदाज कर देता हूं, उसको मुद्दा नहीं बनाता। मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया और 1 घंटे चला मैं, करीब 50-55 मिनट राहुल गांधी के साथ। किसान आंदोलन में भी गया मैं, 3 दिन रहा वहां, क्योंकि मेरा मानना है कि कवि को, लेखक को जितना कागज पर हो उतना ही जमीन पर भी होना चाहिए। कमलनाथ जी का फोन आया कि मैंने सुना है आप भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा उनके एक जन्मदिन के कवि सम्मेलन में गया था, तो मैंने वहां कह दिया था कि मैं किसान आंदोलन में गया था, मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी जाऊंगा। मैंने कहा कमलनाथ जी मैं आ रहा हूँ, एक ही शर्त पर आऊंगा कि अपनी टिकट से आऊंगा। बोले आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा शर्मिंदा जैसी बात नहीं है, आप पर वैसे ही पहले बहुत आरोप लग रहे हैं कि देश भर के सेलिब्रिटी वो कांग्रेस टिकट भिजवा रही है तब वो आते हैं। और आपको निवेदन कर दूं, सच बात है, 3 बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ, मैंने 3 बार टिकट कैंसिल कराई, लेकिन मैं अपने खर्चे से गया। क्यों? कि भाई जब वो सत्ता में आएंगे तो गलतियां तो वो भी करेंगे। आज उनकी सुख सुविधाओं का लाभ उठा लेंगे तो फिर उनके लिए उनकी आलोचना कैसे करेंगे, उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? तो वो ईमानदारी मैंने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए दूलाराम जी को विनम्रता से मना किया था पुरस्कार के लिए। और पुरस्कार देखो वो दुगनी कीमत का हो गया। मैं आज आपको बताता हूँ, हमारे घर के पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं, दैनिक नवज्योति में थे, डायबिटीज से आंखें चली गई, हार्ट पे दिक्कत हो गई, उनकी पारिवारिक दिक्कतें भी बहुत भारी थी। तो मैंने खाली एक लेटर लिखा उनके नाम से, उनका अकाउंट नंबर सब डिटेल डाल करके कि साहब इनकी ये समस्या है, और मैंने एक सज्जन को दे दिया अपना नाम लिख करके। और ये उस आदमी का बड़प्पन है, अशोक गहलोत साहब का, कि उन्होंने बिना जांच किए सेकंड डे उस आदमी के खाते में 1 लाख रुपए डाल दिए। तो जो मैंने 51,000 का पुरस्कार नहीं लिया था वो तो डबल हो गया, तो मैं घाटे में नहीं रहा। उन्होंने बाद में मुझसे जरूर कागज मांगेगा, आप किस अखबार में थे, अपने आइडेंटिटी कार्ड और अपना सेवाकारी ये सब लिखिए, वो सब थानापुर से अपने बाद में डाक से भिजवा दी। लेकिन ये भी पुरस्कार, अगर मान लो मैं वहां पुरस्कार ले लेता और ये पुरस्कार नहीं मिलता तो मैं एक अच्छे काम से वंचित हो जाता, तो वो मिल गया। मैं 2 लघु कथाएं इस अवसर पर आपको सुना देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, खबर को कैसे तानते हैं, विशेषकर टेलीविजन के लोग। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार आप आनंद लेंगे, 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया।
गर्वित हुआ, राजा चुल्लू पर पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और आखिरी है, 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। तो ऐसे दौर में हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम भी धर्म को मानते हैं और अच्छी बात है कि हम धर्म की भी मानते हैं। लेकिन जो धर्म की गलत व्याख्या की जा सकती है, जैसे आस्था पर, तर्क पर अंधी आस्था हावी है। एक लघु कथा मैंने कल परसों लिखी, आप देखें। लघु कथा का शीर्षक है प्रदूषण। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के उद्देश्य से लिखी अपनी कविता में कवि ने प्रदूषण की तुक खरदूषण से मिला दी। सुनते ही आहतियों ने जूते तान दिए। आहतिये जो आहत होते हैं, आहतियों ने जूते तान दिए। कवि ने समझाइश की, भाई साहबों बुरा क्यों मानते हो, खर और दूषण तो त्रेता युग के राक्षस थे। आहतिये दहाड़े, ये तो हमें भी मालूम है कि खर और दूषण त्रेता युगीन राक्षस थे, लेकिन थे तो हमारे धर्म के। राक्षसों पे भी गर्व किया जा रहा है। ऐसे दौर में कोई भी व्यंग्यकार व्यंग नहीं लिखेगा तो क्या करेगा। अंतिम लघु कथा मैं आपको सुना देता हूं, और ये मैंने सच्ची घटना पर आधारित लिखी। निम्बाड़ा में कवि सम्मेलन था, तो एक बड़े कवि जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय सांप्रदायिक सद्भाव की बातें करते थे और सत्ता से सीधा सवाल पूछते थे, उन्हीं की वजह से कवि सम्मेलनों में फिर से प्राण भी तोड़े। मैं खड़ा हुआ, वहां बोर्ड कांग्रेस का था, लेकिन कुछ एक भाजपा के लोगों ने उस तरह से बिठा दिए जैसा मुझे बताया गया। मैं कोई सीधा आक्षेप नहीं लगा रहा। मेरे मुंह खोलने से पहले आवाजें शुरू हो गई। अच्छा, मैं मेंटली तैयार रहता हूं कि नहीं सुना जाऊंगा तो फिर मेरे कोई खास बात नहीं। संचालक ने फिर कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आपने सहसमान आमंत्रित किया है और इनको जो कुछ इनका तय था वो भी इनको मिल ही जाएगा, आपको सुनना चाहिए। मैं फिर खड़ा हुआ, फिर नहीं सुनाया। एक भाजपा के आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हमारे कवि हैं सत्यनारायण सत्तन जी, वो खड़े हुए और उन्होंने उनको सबको फटकारा कि भाई मैं 12-14 साल की उम्र में शाखाओं में जाने लगा था। आरएसएस का मैं फुल टाइम प्रचारक रहा, यहाँ प्रदेश में मंत्री भी रहा, और मैंने 50-55 साल तक कांग्रेस की आलोचना की है और आज भी करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विरोधी के स्वर को नहीं सुनेंगे। उन्होंने बाकायदा कहा। मुझे फर्क खड़ा होना पड़ा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट बोला होगा और हुटिंग हाटिंग कर आके बिठा दिया गया। मुझे उस चीज की भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे ये जीवन का हिस्सा है। जिस दुनिया में है कोई जरूरी नहीं कि वहां सुने ही जाए। एक कवि खड़े हुए जो उस दौरान प्रतिपक्ष में थे, सत्ता से सवाल पूछते थे। बोला, संपत सरल जी, भावनाएं समझो, इमोशन समझो। मैंने कहा भाई साहब, देश भावनाओं से थोड़ी चलता है। कवि तो लिखता ही इमोशन के खिलाफ है। थोट की बात करो, तर्क की बात करो। 2014 के पहले तो हम उन सरकारों के खिलाफ बोलते थे और आप भी बोलते थे और बड़ी तालियां बजाते थे। उनके मुंह से निकला वो तो थे ही ऐसे ही। तब मैंने एक कविता लिखी, लेकिन उससे पहले मैं एक संदर्भ आपको सुना देता हूं, कई लोग जानते होंगे। भक्ति काल में एक अष्टछाप के कवि थे कुंभन दास। ये चाहो तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना। कुंभन दास अष्टछाप के कवि थे। तो अकबर फतेहपुर सीकरी में रहता था, जिसको सीकरी कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर को ये शौक था एक तरह का कि भाई अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोगों को बुला करके उनका मान सम्मान किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कुंभन दास को बुला लिया। अच्छा भाई, बादशाह का आदेश है और उन्हें यह भी पता नहीं कि वो क्या करेंगे। तो वो अपने मंदिर की कृष्ण की सेवा पूजा करते थे, वो छोड़ करके फतेहपुर सीकरी चले गए। 2-4 दिन रहे होंगे वहां। जब वो विदा होने लगे तो अकबर उनको दरवाजे तक छोड़ने आया और उनसे मतलब ऐसे इशारे से पूछा कि महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। कि कवि है
मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, हो सकता है 150 बीघा जमीन मांग ले या और कोई ऐसा धन वैभव, कोई भी इनकी इच्छा हो। तो कुंभन दास ने वही बादशाह अकबर को एक पद सुनाया। वो पद आप सुने तो उस कविता का आपको मर्म ज्यादा समझ में आएगा कि सच क्या होता है, सच्ची घटना है। उन्होंने कहा, कुंभन दास ने, संतन को कहा सीकरी सो काम। जो संत है उनको आपके फतेहपुर सीकरी से, राजधानी से, सुख सुविधाओं से क्या लेना देना। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कि आते जाते तो पैर की जूतियां टूट गई और वहां रह करके जो हरि का नाम लेते वो और छूट गया। हमें क्या मिला तुम्हारी इस फतेहपुर सीकरी से? जाको मुख देखे दुख लागे ताको करबा परे सलाम। जिसका मुख देखने से ही घिन आती है, दुख उपजता है, उसको प्रणाम करना पड़ता है। ऐसे ऐसे कवि भी थे जिन्होंने सुविधाओं का त्याग किया और सच बोले। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सब बेकार। कि जो हरि की भक्ति है वही सच्ची है, उसके बिना सब कुछ बेकार है। ऐसा कह करके और फतेहपुर सीकरी छोड़ करके और वापस लौट करके आ गए। ये कुंभन दास की महानता थी कि उन्होंने बादशाह सलामत के मुंह पर सच बोला। और ये अकबर की भी महानता थी कि वो पूरे अधिकतम हिंदुस्तान का अधिपति होने के बावजूद भी उसने वो सच सुना, सलामत वापस भेजा उसको। इसलिए ये जो चीज है कि सच अभी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर दौर में सच बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने तकलीफें भी उठाई हैं। हम तो फिर भी थोड़ा आराम का जीवन जी लेते हैं। तब मैंने उन कवि को इंगित करते हुए एक लघु कथा लिखी। अंतिम बात कहकर के अपनी जगह लेता हूँ। लघु कथा का शीर्षक है हे। जो ही मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के अधिकतम भूभाग का अधिपति हुआ, क्यों ही कवि कुंभन दास ने अब्दुल रहीम खान खाना को फोन मिलाया। कल्पना देखिए कवि की। अब्दुल रहीम खान खाना भी कवि थे, अकबर के नवरत्नों में थे, तुलसीदास जी के मित्र थे। और कितनी बार तुलसीदास जी के निवेदन पर उन्होंने कितने लोगों की मदद भी की। क्यों ही कवि कुंभन दास ने अब्दुल रहीम खान खाना को फोन मिलाया। रहीम ने पहली घंटी में फोन उठाया। कहो कुंभन दास जी, आज हमारी याद कैसे आई? फारसी, संस्कृत, हिंदी के उद्भट विद्वान व कवि, आलमपना अकबर के मुख्य सेना नायक और नवरत्नों में से एक, रहीम के मुख से बिना किसी पूर्व परिचय के यूं अपना नाम सुनकर कुंभन दास को विस्फोटक आश्वस्ति हुई कि जब रहीम की फोन बुक में नाम फीड है तो गुड बुक में भी हुआ ही समझो। कुंभन दास ने पूछा, आजकल बादशाह सलामत दिल्ली में है, आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में है? रहीम बोले, जी फतेहपुर सीकरी में है। कुंभन दास ने कहा, तो आलमताब के सानिध्य में जमाओ सीकरी में शीघ्र ही कवि सम्मेलन, कोई कवि सम्मेलन करो सीकरी में। रहीम बोले, लेकिन कुंभन दास जी जहां पनाह तो कविता वगैरह समझते ही नहीं। कुंभन दास बोले, ये तो और अच्छी बात हुई। हेलो, सीकरी में कवि सम्मेलनों का सिलसिला सदैव के लिए चल पड़ेगा। बस आपको शहंशाह हुजूर तक यह रहस्य पहुंचा दो कि काट से बनकर ही पत्थर तैर सकता है। कवि ही की कलम में वह धार होती है कि वह जघन्य जनसंहारों को भी दुनिया धर्मयुद्ध मानने लगती है। कवि ही की वाणी में वह जादू होता है कि राजा की प्रत्येक मूर्खता को उसकी लीला सिद्ध कर दे। रहीम बोले, लेकिन कुंभन दास जी, आप तो कभी अपने एक पद में संतन को कहा सीकरी सो काम कह चुके हैं। कुंभन दास बोले, वह तो मेवाड़ वालों ने कवि सम्मेलन में बुला लिया था, इसलिए कहना पड़ा हे। तो कवि ऐसे भी लिखते हैं। और कभी कोई मौका मिला तो एक किताब लिखी जा सकती है कि आज की जो सत्ता है ये मंच के कवियों की वजह से ही। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय किस तरह से एक भड़काऊ कविताएं की गई, और आज भी देख लेंगे कि कवि सम्मेलन का मतलब ही एक पार्टी का प्रचार हो गया, उन्हीं की वजह से है। तो मैंने उन सभी सुविधाओं का और उन सब चीज़ों का कभी लोभ पाला नहीं, नफा नुकसान देखा नहीं, और वैसे भी सब काम ठीक ठाक चल रहा है। मैं नारायण, देखो आजकल क्या कि मैं पुरस्कार लेने से बचता हूँ, ये ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको। मैंने कोई पुरस्कार नहीं लिया, ये मेरे जीवन का पहला पुरस्कार है। और फिर मेरी क्या स्मृति
स्मृतियां ताजा हुई। बरपाल सर मेरा ननिहाल है, चादू सर में मेरी सिस्टर ब्याही है और हमारे भाई साहब की बच्ची ब्याही है। तो रतनगढ़ से मेरी स्मृतियां बहुत हैं। कैसे हमारे नाना जी गाड़ा लेकर के आते थे, कैसे हमको यहाँ से लेकर के जाते थे ट्रेन से उतरने के बाद। यहाँ के दौड़ों में खूब खेले हम सब लोग। एक तो दूसरा, नारायण बारेट जी का आदेश था, इन्होंने सिफारिश नहीं करी, आदेश था। मैंने कहा यार जो टंच हो, क्या है ज्वेलरी में, गोल्ड में जो 24 कैरेट होता है ना, उससे भी ऊपर जो शुद्ध हो उसको बोलते हैं टंच। तो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो है वो टंच के लेवल का है। हम घंटों जवाहर कला केंद्र में साथ बैठते हैं। इन्होंने बड़े संकोच के साथ कहा कि साहब ऐसे त्यागी तपस्वी व्यक्ति थे जिनके नाम पर शिक्षण संस्थान चलते हैं और वो बिना किसी लोक लालच के, राग द्वेष के और निष्प्रय भाव से जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। मैंने कहा जी मुझे अगर सम्मानित करने से मेरा काम रेखांकित होता है और दूसरे लोगों को भी थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती है तो मैं सम्मान स्वीकार करूँगा। ये मैंने तो मैं उनका और दूलाराम जी आप आए इस मौके पर, साहित्य अकेडमी के और साहित्यकार भी हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। चंद्रशेखर एक यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, जयपुर से आए हैं, वो बड़ी शिल्पी हैं टेराकोटा के और चित्रकारी के। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और आप सब लोग, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ ये भी स्मृतियों को रखेंगे कि अच्छा काम करने से, खरा काम करने से कैसे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। उपाध्याय परिवार और जिनके स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। अंत में मैं कहता हूँ कि अच्छा बुरा दौर हर समय आता है, ऐसा नहीं। आप देखो महाभारत के युद्ध में भाई भाई से कट मरे, उस समय समाज कैसा रहा हो, लेकिन काम करने वाले काम करते रहते हैं।